नमस्कार फ्रेंड्स, ईडुशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर देखने वाले हैं और पूरा का पूरा राष्ट्रीय वीडियो हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसकी विशेषता ये है कि ये चित्रात्मक है, फ्लो चार्ट में है। पूरी करंट अफेयर जितने हैं टू द पॉइंट दिया हुआ है और एकदम फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, चित्रात्मक रूप में दिया हुआ है फ्लो चार्ट में। 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर को ये कंप्लीट करता है। देखिए, लिखा भी है, रटने की जरूरत नहीं, तथ्य स्वतः याद होंगे। बिल्कुल वैसा ही है ये, क्योंकि टू द पॉइंट दिया हुआ है और देख के चित्र में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो राष्ट्रीय परिदृश्य की पहली न्यूज़ है कोचिन वाटर मेट्रो से। तो कोचिन वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये देश की पहली वाटर मेट्रो है, ध्यान रखिएगा, देश की पहली वाटर मेट्रो है कोचिन वाटर मेट्रो और ये केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। तो 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को, जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। तो कुल मिला के वर्तमान में 6 पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा जिनको मिला हुआ है। ये 6 याद रखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में आपको मिलान करने के लिए दे सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये पहली पार्टी हो गई, दूसरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तीसरी बहुजन समाजवादी पार्टी, चौथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवी नेशनल पीपल्स पार्टी और छठी आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा इनको अभी वर्तमान में मिला हुआ है। और 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 पार्टियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस हो गया, ममता बहन जी वाली, और दूसरा हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो CPIM है उसको तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन जो CPI है, केवल CPI, उसको उससे वापस ले लिया गया है राष्ट्रीय दल का दर्जा। और तीसरी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो ये राष्ट्रवादी है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नहीं है। तो हाथ के पंजा राहुल जी वाली पार्टी नहीं है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत का प्रथम गांव है माणा। माणा की न्यूज है ये। तो माणा जो है एक गांव है और ये भारत का प्रथम गांव है। उत्तराखंड के चमोली जिले का एक गांव है ये। और ध्यान रखिएगा, पूर्व में भारत का सबसे अंतिम गांव ये माणा ही है, ठीक है ना। तो वर्तमान में भारत का प्रथम गांव, यही ये न्यूज है इसकी। चलिए, नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ना, ये बजट 2022-23 में ही चलाया गया था और उसमें ये कहा गया था कि ये जो छिटपुट जनसंख्या, छोटी छोटी जनसंख्या है ना, ये सीमित कनेक्टिविटी है, जहाँ पे अवसंरचना जहाँ पे सही नहीं है, तो ये उत्तरी सीमा क्षेत्र वाली, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में है। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन से संबंधित है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, ये 10 अप्रैल 2023 से लागू हो गई, ठीक है। 10 अप्रैल 2023 से ये लॉन्च हुई है और इसके लॉन्च करता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अब ध्यान रखिएगा, लॉन्च कहाँ हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किबीथू गांव है अरुणाचल प्रदेश का। और किबीथू की एक और विशेषता मैं बता दूं आपको, तो किबीथू सबसे पूर्वी गांव है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये किबीथू गांव जो है यहीं से लॉन्च किया गया है वाइब्रेंट विलेज। और कौन सा जिला है? तो अंजाव जिला है। कौन सा? अंजाव जिला है किबीथू गांव। और केंद्र प्रायोजित योजना, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये पूरे तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन कौन से राज्य इसमें आएंगे? तो ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश, मतलब ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, लद्दाख है के गांव हैं। कौन कौन से? फिर से देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट आई है और किस तिथि को आई इससे मतलब नहीं पूछा जाएगा, याद मत कीजिए। और रिपोर्ट का ये तीसरा संस्करण है, ये पूछ सकता है, ये तीसरा संस्करण है। और अब देख लीजिए, बड़े राज्यों के रैंकिंग में ना सबसे ज़्यादा जस्टिस कर्नाटक कर रहा है। कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे तेलंगाना है। बिहार जो है अंतिम 3 राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पे, यहाँ पे बिहार आ रहा है, तीसरे स्थान पे है जस्टिस के मामले में। और देखिए, इसमें ना थोड़ा सा मिस्टेक है, जस्टिस के मामले में बिहार नहीं आएगा,
ये तीसरा राज्य लिख रहा है, तो मतलब नीचे से तीसरा स्थान पे बिहार है, नीचे से तीसरे पे बिहार है, पहले नंबर, लास्ट के सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो मतलब कि जो जस्टिस के मामले में सबसे कम जस्टिस जो है उत्तर प्रदेश वाले को मिला हुआ है, सबसे कम जस्टिस। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है। तो अच्छे राज्यों में मतलब जहां सबसे ज्यादा जस्टिस है वो में कर्नाटक है, जहां सबसे खराब स्थिति है वो उत्तर प्रदेश है। छोटे राज्यों में देख लें तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। अंतिम स्थान पे गोवा है। तो सिक्किम शीर्ष स्थान पे और अंतिम स्थान पे गोवा है छोटे राज्यों में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा विधानसभा में चुनाव हुआ है। तो अब इस चुनाव के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। पिछली बार भी पूछा गया था एग्जाम में, याद होगा, यूपी पीसीएस के 2022 के पेपर में भी पूछा गया था। विधानसभा का जो चुनाव हुआ है मेघालय में, इसमें उसने सीट पूछी जा सकती है, या तो मुख्यमंत्री कौन बने हैं और या तो राज्यपाल कौन है वहाँ पे। ये तीन चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो सीट याद रखिए, मेघालय में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। और सीएम कौन बना है? तो कोनराड के संगमा बने हैं, ये लगातार दूसरी बार बने हैं, ध्यान रखिएगा। और ये चुनाव जो हुआ है वो 27 फरवरी 2023 को एक चरण में हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्योंकि यूपी का होता तो इंपॉर्टेंट होता। ये यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 60 सीटें हैं और कोनराड के संगमा जो है लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और देखिए चुनाव परिणाम देख लीजिए, इसमें एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, इसको 26 वोट मिले हैं, मतलब 26 सीटें मिली हैं सबसे ज़्यादा, और इसी ने सरकार बनाई है। हालांकि ये डायरेक्ट पूछेगा नहीं। नागालैंड देख लीजिए, नागालैंड में कितनी सीटें हैं सबसे ज़्यादा? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो 60 सीटें हैं नागालैंड में की विधानसभा में, 60 सीटें हैं। और देख लीजिए कौन बने हैं, तो नेकफ्यू रियो जो है वो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं 5वें कार्यकाल के लिए। ठीक है, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं 5वें कार्यकाल के लिए। और बाकी कौन किसी दल में विधायक हुआ, कौन क्या हुआ, ये सब नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, ये याद रख लीजिएगा, हिकानी जखालू जो है ना, नागालैंड के इतिहास में पहली महिला विधायक बनी है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? हिकानी जखालू जो है नागालैंड के इतिहास में पहली महिला विधायक बनी है, और ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की प्रत्याशी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इधर आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किसको ज़्यादा सीट मिली, कितनी सीट किसको मिली, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। त्रिपुरा का जो है कितनी सीटें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो 60 सीटें हैं। त्रिपुरा विधानसभा में 60 सीटें हैं। और इसका चुनाव कब हुआ? 2 फरवरी को इसका जो है 2 मार्च 2023 को चुनाव परिणाम आया, और 16 फरवरी 2023 को ये इसका चुनाव हुआ। 8 मार्च 2023 को, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। 8 मार्च को हुए, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन हुआ? तो मणिक साहा हुए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सीएम कौन बने हैं दूसरे कार्यकाल के लिए? मणिक साहा। ठीक है, मणिक साहा त्रिपुरा के सीएम बने हैं। यहाँ पे कुल 60 सीटें हैं, बस यही 2 न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहें तो मेरा आपसे ये रहेगा सुझाव कि आप इसके राज्यपाल भी देख लें कि किसने शपथ दिलाई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अदरवाइज इतना पर्याप्त है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय देख लेते हैं। अभी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए, क्या आया? 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा इसका निर्णय आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में यह सिफारिश की गई है, और इसमें कहा गया है कि 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति पर राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। और कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 3 सदस्यीय उच्च समिति की सिफारिश पे। अब यह है कि 3 सदस्यीय उच्च समिति में कौन कौन है? तो 3 सदस्यीय उच्च समिति में जो है ना, वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, पहली चीज। दूसरा चीज कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता होंगे। ये जो उच्च स्तरीय समिति है जिसमें 3 लोग होंगे, तो उसमें एक तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता हो जाएंगे,
और तीसरा है भारत के मुख्य भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। अब एक चीज इसमें और है जो कि यहाँ पे नहीं बताई गई है कि विपक्ष के नेता अगर उपलब्ध ना हो तो वैसी स्थिति में कौन बनेगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए, 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ थी जिसमें ये डिसीजन आया है, पूर्ण बहुमत से आया है। देखिए, इसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ जो है ये अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में ये पीठ गठित हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है, जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज की गई है। तो पहली चीज तो पूछेगा लिथियम की खोज कहाँ की गई है, तो जम्मू कश्मीर में की गई है। और दूसरा चीज, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। किस जिले में की गई है, तो रियासी जिले के सलाल रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में की गई है लिथियम की खोज। तो ध्यान रखिएगा, लिथियम की खोज जम्मू कश्मीर, कहाँ पे, सलाल हैमाना क्षेत्र। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र भी लगाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र जो है ना, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। और निर्माण कौन कर रहा है इसका, तो मनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। और संयंत्र की स्थापित क्षमता कितनी है, तो 270 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश देख लीजिए। तो लिथियम उत्पादक देश जो है ना, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है लिथियम का, और दूसरे नंबर पे चिली। बस ये 2 राज्य आप याद रखिए, तीसरा करना चाहे तो चाइना कर लीजिए। बस 3 याद रखिए कि लिथियम का सर्वाधिक उत्पादन जो है ऑस्ट्रेलिया करता है, दूसरे पे चिली करता है, तीसरे पे चाइना है। तो ये 3 है, ठीक। बाकी याद करने की जरूरत नहीं, बाकी गार्बेज मत रखिए दिमाग में, उतना ही रखिए जिससे एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए। लिथियम त्रिकोण, लैटिन अमेरिकी देश। अब देखिए, लिथियम त्रिकोण में कौन कौन शामिल है, प्रश्न बन सकता है सीधे सीधे। तो इसमें देखिए, चिली है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है। कौन कौन है, चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, ये लिथियम त्रिकोण देश हैं। और तो लिथियम त्रिकोण देश में 3 लैटिन देश हैं। कौन कौन से, चिली और बोलीविया और अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय बना है। केवल इतना ही याद रखिए, और बाकी कुछ नहीं याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये सब नहीं कि कब दिया, ये सब कोई जरूरत नहीं, बस उतना ही याद रखिए, केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में डिसीजन दिया है, पहला न्यायालय है वो। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, तो ये कहाँ लगाया जा रहा है सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत का तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जो है वो तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश द्वारा लगाया जा रहा है। तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश द्वारा लगाया जा रहा है। और किस तकनीक पे आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो ये फोर्टिफाइड फाइटोरिड तकनीक पे ये आधारित है। और देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का यह उद्घाटन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यह देश का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। कहाँ पे है ये, बन रहा है ये, तो ये आंध्र प्रदेश में बन रहा है, आंध्र प्रदेश तिरुपति में। और कौन बना रहा है, तो तिरुपति नगर निगम बना रहा है, तिरुपति नगर निगम बना रहा है। किस तकनीक पे है, तो फाइटोरिड तकनीक पे ये बन रही है। बस इतना ही। नेक्स्ट न्यूज है, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। तो केरल जो है देश का पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, यही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग बनने वाला राज्य कौन है, तो केरल है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। तो हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र, तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है। तो ये जो प्रमुख जो बिंदु है इसमें देखिए क्या है, तो सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे, हिमायतनगर महाराष्ट्र में। और ये क्या है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र है, ठीक है। कहाँ हो रहा है, तो हिमायतनगर महाराष्ट्र में हो रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लें हम लोग। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे 11 जनवरी 2023 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा, ये याद रखिएगा,
टाटा पावर इसको बना रहा है। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा विवेरिया कार्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी मुंबई के मध्य एक समझौता हुआ है, और उसी समझौते के तहत ये जो है ये हाउसिंग सोसाइटी सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, और ये पहला संयंत्र है। तो इसमें आप याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, और दूसरा टाटा पावर। नेक्स्ट है, यहां भी देख लीजिए, समझौते के तहत विवेरिया कार्डोमिनियम को सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो यही चीज़ है, सेम चीज़ है, कुछ इसमें खास है नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं स्मार्ट कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो स्मार्ट का फुल फॉर्म देखिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये स्मार्ट का जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं कि किस लिए इस समय न्यूज में है। तो 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन 2 प्रमुख संस्थान, कौन कौन सी, एक तो है भारतीय चिकित्सा प्रणाली हेतु राष्ट्रीय आयोग, और दूसरी है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। फिर से सुन लीजिए, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, इन दोनों ने संयुक्त रूप से स्मार्ट प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये स्मार्ट है क्या, आप सीधे तरह से समझिए। तो स्मार्ट ये जो है ना, आयुर्वेदिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे याद रखिए, आयुर्वेदिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। और आयुष पद्धति में क्या क्या शामिल है, देखिए इसमें योग है, सोवा रिंगपा, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद। एक प्रश्न मेरी तरफ से है कि आप बता सकते हैं क्या कि होम्योपैथी की उत्पत्ति कहाँ, किस देश में हुई थी? क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? अगर आप नहीं जो है जानते तो आप सर्च करके देखिए। आई थिंक जर्मनी में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, और मेसर्स अंतरा रिवर क्रूज निज के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका संचालन कौन कर रहा है? तो मेसर्स अंतरा रिवर क्रूज निजी के द्वारा इसका मतलब ये निजी है, कंपनी है, इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अब देख लीजिए इसमें कुछ कुछ खास बातें जो हैं, तो बांग्लादेश की यात्रा भी इसमें शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम एमवी गंगा विलास है, ये भी आप जानते हैं। इसकी शुरुआत वाराणसी से हुई थी, ये आपको पता ही है। और ये कहाँ तक जाएगा? तो बोगीबिल, डिब्रूगढ़, असम तक इसको सफ़र करना है। कुल कितनी किलोमीटर कर लेगा ये? तो ये 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर तक की ये पूरी सफ़र को ये करेगा। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, हरी झंडी दिखाई थी। कहाँ से? वाराणसी से। बस इतना ही न्यूज़ है इसमें। नेक्स्ट है, विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए उनमें से एक जिला है विदिशा जिसने 5G तकनीकी लागू की है, और ये विदिशा जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए न्यूज़ इतनी ही थी इसमें, आगे देखते हैं। और अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। 13 जनवरी 2023 को स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला विदिशा, ये सब फालतू की चीज़ें इसमें लिखी हैं, बस आप इतना समझ लीजिए कि विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, वायनाड केरल से। इसमें क्या हुआ है? तो इसमें क्या है, देश का पहला ये जिला है, काहे का? देश का पहला जिला बना है जिसने सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुधार प्रदान करने वाला जिला है। तो जितने जनजातीय लोग हैं ना, उन सब का बुनियादी दस्तावेज जो है सुविधाएं ये प्रदान करेगा, वायनाड केरल का, ठीक है। और ये पहला जिला है देश का जो ये जनजातीय लोगों के दस्तावेजों को जो है करेगा। नेक्स्ट है, एनुअल स्टेट
ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर की रिपोर्ट, इसको बोलते हैं असर की रिपोर्ट 2022 देख लेते हैं। तो इसमें कुछ खास दिया नहीं, बस इतना ही दिया है कि जारी हुई है 18 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट न्यूज है हुबली जंक्शन की। इसका पूरा नाम क्या है सबसे पहले तो यही देख लीजिए, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन इसका पूरा नाम है। क्या, फिर से देख लीजिए, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन, प्लेटफॉर्म संख्या 8, प्लेटफॉर्म संख्या 8। इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि जो रिकॉर्ड सबसे अभी तक गोरखपुर के एक रेलवे स्टेशन का था, प्लेटफॉर्म का था, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का विश्व रिकॉर्ड था, अब वो नहीं रहा। अब जो है हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म संख्या 8 जो है वो सबसे लंबी है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे लंबी हो गई है। और ये इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है, ठीक है ना। चलिए, अब अगर ऑप्शन में आपको ये ना दे के क्वेश्चन में अगर वो पूछ ले कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर दे देगा, तो आप गोरखपुर मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। 108वीं भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए 108वीं कांग्रेस की बैठक हुई सबसे पहले, तो ये अध्यक्षता इसकी डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा की गई है। और इसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शामिल रहे, किससे? वीसी के माध्यम से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो शामिल रहे। अब अगर आयोजन स्थल की बात करें तो इसका आयोजन जो है राष्ट्र संत सुखडोजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय में नागपुर महाराष्ट्र में हो रहा है। इसका केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय है महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक, राहीबाई सोमा पोपेरे ये किसान विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि थे। अन्य नाम इनका बीज माता है। अदा योनाथ ये इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक हैं और इन्होंने विशिष्ट प्रतिभागी के रूप में हिस्सेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में देखिए भारत के राज्य एवं जिले देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लीजिए। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक जो है जारी किया गया है। तो किसने जारी किया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। ठीक है, और इसका नाम क्या था इस रिपोर्ट का? तो इस रिपोर्ट का नाम देख लीजिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले, इसका नाम था। अब चलिए देखते हैं कि तैयार किसने किया। तो तैयार जो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। और किसने किसने सहयोग किया है देख लीजिए, तो ये इसमें है सोशल प्रोग्रेस इंप्रेटिव वाशिंगटन डीसी के सहयोग से। ठीक है, ये रिपोर्ट तैयार की गई है। नेक्स्ट है, इसमें देख लीजिए, इसमें भारत के 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के 707 जिलों को सम्मिलित किया गया है, मतलब लगभग सबको शामिल कर लिया गया है। और स्तर ए में देखिए, स्तर ए में जो है पुडुचेरी, इसको जो है स्तरों में डिवाइड किया गया है, लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से स्तर वन में पौंडीचेरी को जो है या पुदुचेरी को प्रथम स्थान मिला है। स्तर 2 में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो स्तर 2 में केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा, और छोटे राज्य हैं, बहुत छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें जम्मू कश्मीर को जो है पहला स्थान है और ओवरऑल में इसमें 10वां स्थान है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, पहले स्थान पे कौन सा था? तो पहले स्थान पे सामाजिक प्रगति के मामले में पुदुचेरी था। बस इतना याद रखिए, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सामाजिक प्रगति रिपोर्ट में पुदुचेरी को पहला स्थान मिला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्तर 2 स्तर 1 छोड़िए, सब नहीं पूछेगा भी नहीं, कंफ्यूज होंगे फालतू। अब देखिए एसपीआई में सामाजिक प्रगति के 6 स्तर हैं, ये पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिए। अत्यधिक उच्च सामाजिक स्तर, इसी को लेयर 1 बोला गया है। उच्च सामाजिक प्रगति
इसको लेयर 2 बोला गया। ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति लेयर 3 बोला गया इसको। निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, इसको लेयर 4 बोला गया। फिर बोला गया निम्न सामाजिक प्रगति लेयर 5 बोला गया, और अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति ये लेयर 6 के अंतर्गत बोला गया। तो कुल 6 लेयर बनाए गए। इसमें आपको यह जरूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश इनमें से किस लेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ देखना चाहें इसमें तो देख सकते हैं कि जिला स्तरीय विश्लेषण देख लीजिए इसमें जो आया है। ओवरऑल में तो पौंडीचेरी है, और जिला स्तरीय में देखेंगे तो सर्वाधिक जो एसपीआई स्कोर है वो आइजोल का है। ठीक है, जिला स्तर में आइजोल का सर्वाधिक है, और अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति की बात करेंगे तो नागपुर का है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। देखिए लेयर 5 में आता है उत्तर प्रदेश, 5वें स्तर में आता है, ये जरूर याद रखिएगा। 5वें स्तर में उत्तर प्रदेश आता है। रैंक याद करने की जरूरत नहीं है, करना चाहे तो कर लीजिए। 31 रैंक है जो है सामाजिक प्रगति में, उत्तर प्रदेश का स्थान 31वां है। ठीक है, और लेयर 5 में आता है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता दी गई है, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता दी गई है। सारी चीज़ें हैं। अच्छा देखिए, नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व के पुनर्जीवित करने वाले विश्व के 10 शीर्ष पुनर्स्थापित फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत मान्यता दी गई है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, मेन न्यूज यही है। विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप की 10वीं पहल, तो ध्यान रखिएगा विश्व पुनर्स्थापन, ये जिसके तहत नमामि गंगे पहल को दी गई। तो नमामि गंगे पहल को किसके तहत दी गई है, तो विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप की पहल के तहत। तो ध्यान रखिएगा 10 पहलों को दिया गया है, तो एक पहल तो हमारी नमामि गंगे हो गई है। बाकी 10 पहलें कौन सी हैं, तो बाकी 10 पहलें ये हैं नमामि गंगे के अलावा। तो ये देख लीजिए, ये विश्व की हैं पूरे, तो ये नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये 10वां आप देख सकते हैं, 10वें नंबर पर देखिए नमामि गंगे है अपना। ठीक है, ये 10वां याद रखिएगा नमामि गंगे वाला। भारत की सबसे लंबी स्केप टनल, ये घोड़े के आकार की है, पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा ये घोड़े के आकार की है। और दूसरा चीज़, यह ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत ये बनाई जा रही है। कहाँ से कहाँ तक, तो कटरा बनिहाल खंड पर बनाई जा रही है। ठीक है, कटरा बनिहाल खंड पर ये बनाई जा रही है। स्केप टनल का निर्माण जो है पूरा हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई जो है 12.895 किलोमीटर है। ठीक है, तो लगभग 17 है, तो 17 में 0.2 कम, तो 12.895 किलोमीटर है। ये मैंने कई बार रिपीट किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है टनल की लंबाई कितनी है। तमिलनाडु को देख लीजिए, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है भारत का या देश का अपने पहला राज्य है जिसने स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन लागू किया है। किसने, तमिलनाडु ने। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। धर्मदम देखिए, धर्मदम जो है केरल का है। ये है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। तो पूर्ण ध्यान रखिएगा, पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम केरल है। ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज है 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। इसको देख लीजिए, 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 ये दिसंबर में हुआ था, और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। किसने आयोजन किया, तो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने इसका आयोजन किया है। मुख्य विषय क्या थी, तो एक बड़ी बेसिन की छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। ठीक है, एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण, ये है इसका। अब देखिए, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो ये कब जारी की गई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिसंबर 2022 में जारी की गई है। थीम इसकी है रोड मैप टू इंडियाज स्किल टू टैलेंट इकोनॉमी।
टैलेंट इकोनॉमी 2023। ठीक है, संस्करण ये 10वां था। रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं आप देख सकते हैं। 2020 में ये था, 21 में, तो कुल मिला के देखिए 2022 और 23 का देख लीजिए। रोजगार जो है नियोजनता में परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है देख लीजिए। 2022 में 46.2% था, 2023 में 50.83% हो गया है। और जबकि उधर 20 से 21 में देखिएगा तो 1% कम ही हुआ था। तो अभी 22-23 का याद रखिए, 22 में 46% था और 23 में 50.83% है। अब देखिएगा वर्ष 2023 की रिपोर्ट नियोजनता पे जो आई है उसमें पुरुषों में जो है ज़्यादा बेरोजगारी दर है, महिलाएं ज़्यादा नियोजित हैं। देखिए 52.8% नियोजनीयता है और पुरुष में देखिए 47.2% ही है। उच्चतम नियोजनीयता वाले 5 शहर देख लीजिए सबसे ज़्यादा, तो मुंबई में सबसे ज़्यादा, फिर लखनऊ में, फिर मंगलोर, नई दिल्ली, पुणे। तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा मुंबई में है, फिर लखनऊ पे है, तो दूसरे नंबर पे लखनऊ भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुंबई और लखनऊ याद रखिएगा, पहले स्थान पे मुंबई, दूसरे स्थान पे लखनऊ। अब देखिएगा उच्चतम नियोजनीयता वाले सिर्फ 5 केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है। हाँ, तो सबको दे दिया है, सबको मिल गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में सारे लोग रोजगार कर रहे हैं इस समय। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नियोजनीयता है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे आंध्र प्रदेश, 5वें पे राजस्थान है। ठीक है, वर्तमान समय में मुझे लगता है कि पूरे भारत में जितने राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई नौकरी दे रहा है तो बिहार है, उससे ज़्यादा कोई नहीं दे रहा है अभी फिलहाल। तो नागपुर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे? नागपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर में रखी गई है मोदी जी के द्वारा। राष्ट्रवाद, सॉरी, हाँ तो बीजेपी है तो राष्ट्रवाद है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु अलग दिव्यांग विभाग गठित करने की घोषणा की गई है। ठीक है ना, तो अलग से दिव्यांग विभाग गठित करेगा, कौन करेगा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र करेगा, यही इंपॉर्टेंट है। और देश का यह पहला राज्य है जिसका एक अलग से विभाग बन गया है और वो विकलांग या दिव्यांग विभाग है। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हुए हैं। चुनाव के परिणाम देख लीजिए। गुजरात में कुल सीटें 182 हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुल सीटें 182 हैं और जिनमें से 13 सीटें जो है ना वो आरक्षित हैं। किसके लिए? एससी के लिए। एससी के लिए 80 के लिए 13 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। और देखिए एसटी के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं। कुल मतदान 64.33% हुए हैं। चुनाव परिणाम क्या हुआ? तो उसमें बीजेपी जीत गई है और 156 सीटें उसको मिली हैं और रिकॉर्ड तोड़ जीत है ये। अभी तक इतनी सीट कभी नहीं पाई थी बीजेपी वहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 17 सीटें जीती हैं। अब देखिए भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बन गए वहाँ पे फिर से, भूपेंद्र पटेल। अब देखिए हिमाचल प्रदेश देखिए, कुल सीटें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 68 सीटें हैं और अनुसूचित जातियों के लिए मतलब एससी के लिए 17 सीटें और एसटी के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं यहाँ पे हिमाचल में। और विश्व का पहला, एक सेकेंड, ठीक, विश्व का पहला, कहाँ गया, हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन तासीगंग, ये सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन था विश्व का, लाहौल स्पीति में था। ठीक है, और इसमें जो है चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस जीत गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीत गई है, बीजेपी हार गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बने हैं। नेक्स्ट न्यूज है 7वां वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022। तो इसमें देखिए भू प्रौद्योगिकी पर भारत का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है ये। ठीक है, और विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्गनी इंडिया के सहयोग से नई दिल्ली में यह आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन जो है अवधि
नवंबर से दिसंबर के मध्य में होता है और इसकी थीम जो थी इस बार वो थी प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। नेक्स्ट है काशी तमिल संगमम। तो काशी तमिल संगमम 2022 हुआ है, कहाँ पे? तो काशी लगा है तो वाराणसी में ही होगा। और आयोजन इसका कब हुआ? नवंबर से दिसंबर के बीच में हुआ है। डेट मत याद कीजिए, जरूरी नहीं है। आयोजन किसने किया है ये जरूर याद रखिए, शिक्षा मंत्रालय ने आयोजित किया है। ठीक है, काशी तमिल संगमम किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यही एक न्यूज है इसमें, बाकी वाराणसी तो कोई भी लगा लेगा। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कितने ईट राइट स्टेशन हो गए हैं, पहले तो ध्यान रखिएगा। पहला देख लेते हैं, फिर ये भी देख लेंगे। ईट राइट स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला, एक सेकेंड, ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र जो है उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है ये। और कौन है ये? तो यह है प्रयागराज। प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022। इसका आयोजन नई दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ है। और ये कब हुआ इंपॉर्टेंट नहीं, भागीदार राज्य देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जो इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा है उसमें जो है बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र ये फोकस या भागीदार राज्य रहे। और फोकस राज्य कौन रहा? तो फोकस उत्तर प्रदेश और केरल रहा। ठीक है, भागीदार थे बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, फोकस थे उत्तर प्रदेश और केरल। थीम क्या थी? थीम थी वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। तो कौन कौन से में? प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली लागू की गई। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, मतलब ये भी पूछ सकता है कि कहाँ लागू की गई, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में पूछेगा कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जिले। तो देखिए, तो ये अब ये तीनों हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कमिश्नरी प्रणाली कहाँ लागू होती है, इसकी शर्त क्या है, ये तो पता ही होगा, आपको जानते ही हो, तो उसी से कनेक्ट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए पुलिस आयुक्त प्रणाली वाला जिला कौन कौन सा है, देख लीजिए। 4 जिले हैं कुल यहाँ पे दिए हुए। लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी। अच्छा, 4 तो ये हैं और 3 अभी जो मिले। 3 कौन कौन से मिले? 3 हैं प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा। तो कुल 7 हो गए जिले जहां पे पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। ठीक है ना। और किस सन में किसको मिला था यहाँ पे आप देख सकते हैं, लखनऊ में 20 में, गौतम बुद्ध को भी 20 में, और कानपुर में 21, वाराणसी में 21 और 22 में इन 3 लोगों को मिल गया। चलिए अब देखिए, हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खाद्य पशु में देखिए मनुष्यों द्वारा पालन किया जाता है इनका, और खाद्य हेतु इनका उपयोग भी किया जाता है। खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा इसको की गई थी। असल में हिमालयी याक जो है ना, ये कुछ और नहीं है, ये भैंस ही है, लेकिन बहुत सारे इसके शरीर में बाल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ठंडी क्षेत्रों की रहने वाली है, तो वहाँ के अनुकूल इसका शरीर हो गया है, तो बहुत सारे बाल हैं, बाकी है ये भैंस। तो हिमालयी याक को खाने का दर्जा दिया गया है, ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी का देखिए ये किसका है, इसमें नाड प्रभु कैंपागोड़ा, ये अन्य नाम इसका कैंपागोड़ा है, और ये विजयनगर साम्राज्य के अधीन सामंत शासक थे, सामंतवादी शासक थे। ठीक है, इनका स्थानीय नाम जो था वो था नाड प्रभु कैंपेगौड़ा। ठीक है ना। और ये आधुनिक बंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं, और ये पहली ऐसी मूर्ति है जो किसी जिले या शहर के संस्थापक के जो है की बनाई गई हो, तो पहली है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के परिसर में स्थित श्री नाड प्रभु कैंपागोड़ा की प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। किसने किया है? मोदी जी ने किया है। अब देख लीजिए जो प्रतिमा है ये कांसे की है, इसकी ऊंचाई 108 फीट की है, और इसके सुतार वही हैं रामवीर सुतार,
याद होगा आपको, राम विसुतार ये वही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है। चलिए, भारत किस शहर के संस्थापक या किसी शहर के संस्थापक, हाँ जो भी हमने बोला कि किसी शहर के संस्थापक ये पहले हैं, पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। क्या कि जिसने ऐसा कोई व्यक्ति जिसने शहर की स्थापना की हो और उसकी मूर्ति बनाई गई हो, ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ बिलीफ। हमारा बिलीफ किस में रहता है? लॉर्ड शिवा में। तो बिलीफ है भगवान शिव में। इनकी ऊंची प्रतिमा 369 फीट है और इनका जो है कहाँ बना है? तो राजसमंद राजस्थान में ये बना है। ठीक है, नाथ द्वार नामक स्थान पे स्टेचू ऑफ बिलीफ। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ इक्वालिटी। तो स्टेचू ऑफ इक्वालिटी ये जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। और ये कौन थे? तो 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत रामानुजम की प्रतिमा है ये। ठीक है ना। अवस्थिति कहाँ है? तो अवस्थिति इसकी शमशाबाद हैदराबाद में है। ठीक है, शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में इसकी अवस्थिति है। कहाँ पे, किस आश्रम की बात कर लें अगर तो देख लीजिए, त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में लगी है। हालांकि ये आश्रम पूछेगा नहीं, फिर भी ध्यान रखिएगा, त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम। और ये प्रतिमा का उद्घाटन जो है वो 13 दिवसीय श्री रामानुजम शताब्दी समारोह के दौरान हुआ है। और ये मुद्रा जो है ना इनकी, इस मूर्ति की, वो बैठी हुई मुद्रा है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मुद्रा है। ठीक है, पहली कौन सी है? तो पहली मुद्रा ये ग्रेट बुद्धा आप देख रहे हैं, ये विश्व की सबसे ऊंची मुद्रा है और ये थाईलैंड में है। ठीक है ना, ये 302 फीट की है। नेक्स्ट न्यूज है स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी। स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। रामानुजम या रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। त्रिदंडम 100। अच्छा देखिए, इसमें बताया हुआ कि कौन सी चीज़ कितने फीट की है। ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, कभी नहीं पूछेगा। फिर भी अगर आप याद करना चाहें, डस्टबिन भरना चाहें अपना, तो आप भर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी विशेषताएं देख लीजिए। इसमें हिंदी नाम इसका है समता मूर्ति। ऊंचाई इसकी 216 फीट है। आधार भवन भद्रवेदी 54 फीट ऊंचा प्रतिमा इसी पर ये स्थापित है। ठीक है, परिकल्पना इसकी श्री जीयर स्वामी द्वारा की गई थी। 4 भाग में ये विभाजित है। कौन कौन से? भद्रवेदी, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा की त्रिदंडम। ठीक है ना। अब देखिए इसमें मेन चीज जो है, निर्माण इसका जो हुआ है वो पंचलोह से हुआ है। किससे? पंचलोह। 5 धातुओं का आयोजन है। कौन कौन सा है उसमें? तो पंचधातु में है स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। और देख लीजिए, भद्रवेदी के अंदर बने मंदिर में रामानुजाचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है और यह 120 किलोग्राम स्वर्ण धातु से निर्मित है। एरोसन कॉरपोरेशन चीन द्वारा निर्मित कर भारत भेजा गया है। इसे चीन ने बना के हमारे भगवान को भेजते हैं। दीपावली में तो अक्सर देखते हैं। भारत में असेंबल कर यह पूरी तैयारी की गई है। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ पीस। स्टेचू ऑफ पीस सबसे पहले तो देखिए किसकी प्रतिमा है? तो विजय वल्लभ सूरी जी महाराज की प्रतिमा है। ये जैनाचार्य हैं। विजय वल्लभ सूरी जी महाराज की प्रतिमा है ये। ठीक है ना। और क्या नाम है इसका? फिर से देखिए, स्टेचू ऑफ पीस है। ठीक है ना। अवस्थिति इसकी देख लीजिए, तो विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुर इसकी अवस्थिति है। पाली राजस्थान में है ये। ठीक है ना। और ये अष्टधातु की बनी हुई है जिसका मुख्य घटक जो है वो तांबा है। क्या है? मुख्य घटक तांबा है। अनावरण इसका भी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब चूंकि बहुत सारी मूर्तियां हो गई हैं इसलिए पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, अब नहीं पूछे जाएगी। 151 इंच की है ये प्रतिमा। ठीक है, फिर भी याद करके रखिए। स्टेचू ऑफ डिग्निटी, ये उत्तर प्रदेश, जब मोदी जी कर रहे थे तो योगी ने कहा हम काहे पीछे,
तो इन्होंने कहा कि हम भी लगाएंगे एक प्रतिमा, उसका नाम रखेंगे स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी, ठीक है ना। तो डिग्निटी जो है वो योगी आदित्यनाथ द्वारा लगाई गई है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी का अनावरण किया गया है। अब देखिए ये डिग्निटी किसकी प्रतिमा है, तो डिग्निटी भी वही रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है और हिंदी में इसका नाम है मर्यादा मूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी अवस्थिति, देखिए अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और विशेषता क्या है कि स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है कि यह छोटी प्रतिमा, जो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी वहां लगाई जा रही है उसकी छोटी प्रतिकीर्ति है। नेक्स्ट है देखिए स्टेच्यू ऑफ पीस, ये भी रामानुजाचार्य की है, तो रामानुजाचार्य की प्रतिमा ये भी है और स्थापना इसका कहाँ है, तो यदुगिरी यतिराज मठ द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। अवस्थिति कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में बन रहा है। तो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, नाम क्या है, स्टेच्यू ऑफ पीस। वैसे भी पीस की जरूरत कहाँ है सबसे ज्यादा भारत में, वहीं पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है स्वच्छता ही सेवा 2022 और इसी के साथ सुजलम 1.1 तथा 2.0, 1.0 2.0 ये एक साथ जो है जारी की गई हैं। अब देख लीजिए स्वच्छता ही सेवा में शीर्ष स्थान पे, स्वच्छता ही सेवा में कर्नाटक पहले स्थान पे है, बिहार दूसरे पे और लक्षद्वीप तीसरे स्थान पे आ गया। और वहीं पे आप देखिए सुजलम में, सुजलम 1.1 में देखिएगा तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, ठीक है ना। तो सुजलम में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, केवल यही याद रखिएगा, सबको याद करने की जरूरत नहीं है, 5 स्थान याद करके क्या करेंगे। सुजलम 2.0 देखिए तो सुजलम 2.0 में प्रथम स्थान पे कर्नाटक है, ठीक है ना। पहले स्थान पे सुजलम 2.1 में मध्य प्रदेश है और सुजलम 2.0 में कर्नाटक है, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, जस्ट मिनट, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है ना। 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2022 जारी की गई है और इसमें हम लोग देख लें तो क्षेत्रवार शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश या राज्य देख लें तो दक्षिण में देखें तो स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ जो है वो तेलंगाना है। पूर्वोत्तर की बात करें तो सबसे स्वच्छ जो है उसमें सिक्किम है और पश्चिम में बात करें तो सबसे स्वच्छ उसमें मध्य प्रदेश है। उत्तरी क्षेत्र में बात करें तो सबसे स्वच्छ हरियाणा है और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पूर्वी में राज्यों में बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा पूर्वोत्तर अलग है, ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर में सिक्किम है, पूर्वी में छत्तीसगढ़ है, ये तो हो गया। अब देखिए राज्य की बात करें, बड़े राज्यों में देखिए तो तेलंगाना है प्रथम स्थान पे, ठीक है, तेलंगाना प्रथम स्थान पे है, फिर हरियाणा है, फिर उसके बाद तमिलनाडु है। जिलों की बात कर लेंगे आप तो जिलों में देखिएगा भिवानी जो है हरियाणा का एक जिला है, वह शीर्ष स्थान पे है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में, ठीक है, भिवानी। शीर्ष 3 छोटे राज्यों में देख लीजिए तो छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहला स्थान मिला है, ठीक है, अंडमान निकोबार को पहला स्थान, बस पहला ही स्थान याद रखिए यहां पे। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। अब देखिए ये कुछ है नहीं, ये ब्रांडिंग जो थी ना बहुत सारी उनको खत्म कर दिया गया, बस यही है, ये इसी को इतना समझिए। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया गया है। परियोजना के तहत क्या किया गया है तो भारत सरकार जो है ना वो भारत यूरिया बैग लॉन्च करेगी, ठीक है ना, और सबको उसी एक बैग में, चाहे जिस कंपनी का हो, उसी एक बैग में जिसमें भारत यूरिया लिखा रहेगा वो यूरिया बेची जाएगी, ठीक है। तो ब्रांड केवल एक हो जाएगा, तो एक राष्ट्र एक उत्पाद उर्वरक कर दिया, कैसे इन्होंने, ब्रांड का एकीकरण करके। अब देखिए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्ध केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा। उर्वरक पर एक ई पत्रिका भी जारी की जाएगी, इंडियन एज का विमोचन किया जाएगा। अब नेक्स्ट देख ले, सब्सिडी वाले
उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड भारत क्या के तहत विक्रय किए जाएंगे, ठीक है ना। यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड नाम के तहत ही उपलब्ध रहेगा। सभी उर्वरक कंपनियां, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं पर यह नियम लागू होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए विभिन्न उर्वरक और एकल ब्रांड के नाम देखिए, तो इतने सारे ब्रांड थे लेकिन अब ये नहीं रहेंगे, केवल भारत यूरिया रहेगा। अब जैसे देखिए यूरिया कई प्रकार के रहते हैं ना, उर्वरक कई प्रकार के रहते हैं, जैसे एक यूरिया रहता है तो उसका नाम रहेगा भारत यूरिया। अब जैसे डीएपी है, मतलब डाई अमोनियम फास्फेट, तो उसका नाम रहेगा भारत डीएपी। और पोटास रहेगा तो वहाँ उसका नाम रहेगा भारत एमओपी। तो इसी तरीके से जो है उसमें भारत का नाम ही लिखा रहेगा, पीछे वो चीज़ लिखी रहेगी। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट देखिए। इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। दूसरे स्थान, अच्छा इसके जो है कम से कम 4 रैंक याद रखिएगा। इंदौर को प्रथम स्थान, दूसरे स्थान पे सूरत और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई, चौथे स्थान पे विशाखापत्तनम। क्योंकि यही 3-4 बार रहते हैं ना, इसलिए वो इनको क्रम में लगाने को दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, इंदौर पहले पे है, सूरत दूसरे पे, नवी मुंबई तीसरे पे, विशाखापत्तनम चौथे पे, ये 4 याद रखिए। और 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 5 शहर देखिएगा तो पंचगनी है, ठीक है। पंचगनी पहले पे है, दूसरे पे पाटन, बस ये 2 याद रखिए, पंचगनी और पाटन 1 लाख से कम जनसंख्या में। और 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी के अंतर्गत देखेंगे, 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी के अंतर्गत देखेंगे तो तिरुपति यहाँ के लड्डू विख्यात हैं। और अभी आपने आंध्र प्रदेश में पढ़ा, इसके लिए एक न्यूज़ कमेंट करके बताइए क्या पढ़ा आपने। तो यहाँ देखिएगा 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में तिरुपति को प्रथम स्थान मिला है। दूसरे स्थान पे मैसूर है, ठीक है, दूसरे स्थान पे मैसूर है, तीसरे स्थान पे नई दिल्ली है, चौथे स्थान पे अंबिकापुर, 5वें स्थान पे नोएडा। तो ये याद रखिएगा 5। अगर नहीं 5 तो कम से कम तिरुपति और मैसूर तो जरूर याद रखिएगा, दिल्ली अपने आप रहेगा याद। तिरुपति मैसूर याद रखिए, तिरुपति मैसूर नई दिल्ली तीसरे। नेक्स्ट है, अब 5 राज्यों में देखिए, 5 शीर्ष राज्य देख लीजिए जहां 100 से अधिक जो है स्थानीय निकाय हैं, और 5 शीर्ष राज्य ऐसे जहां पे 100 से कम स्थानीय निकाय हैं। तो शीर्ष में देखिए मध्य प्रदेश, जहां पे 100 से अधिक स्थानीय निकाय हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, ये 5 हैं। तो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश पहले पे है, तो मध्य प्रदेश को याद रखिए। 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम में देखिएगा तो त्रिपुरा है पहले स्थान पे। कौन है? त्रिपुरा प्रथम स्थान पे है, प्रथम स्थान पे। नेक्स्ट देखिए शीर्ष गंगानगर, ये भी पूछता है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का खासतौर से याद रखिएगा। शीर्ष गंगानगर जो आपकी 1 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं, उसमें बिजनौर है उत्तर प्रदेश का, बिजनौर है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में। दूसरे में कन्नौज है और तीसरे में गढ़मुक्तेश्वर है। ये 3 उत्तर प्रदेश के हैं। ऊपर से 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में 3 के 3 उत्तर प्रदेश के हैं। बिजनौर है, कन्नौज है, गढ़मुक्तेश्वर है, ठीक, बिजनौर, कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर। चौथे स्थान पे सुल्तानगंज है जो कि बिहार का है, और 5वें स्थान पे कर्णप्रयाग है उत्तराखंड का, ठीक है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में देखिएगा तो यहाँ पे हरिद्वार प्रथम स्थान पे है, हरिद्वार प्रथम स्थान पे आ जाएगा, और वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में जो है, वाराणसी जो है दूसरे स्थान पे आ जाएगा। ऋषिकेश तीसरे स्थान पे, प्रयागराज चौथे स्थान पे। तो ये याद रखिएगा कि इसमें वाराणसी दूसरे स्थान पे है और प्रयागराज चौथे स्थान पे है, ठीक है, प्रयागराज चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है मुंगेर को देख लीजिए, 5वें स्थान पे है, ठीक है, मुंगेर में 5वें स्थान पे है। तो बिहार वाले ये ध्यान रखेंगे कि एकमात्र जिला उनका मुंगेर है, गंगा वाले में, जो सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण में आता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए कितने हैं। तो 29वां स्थान है कानपुर का, 12वां स्थान है गाजियाबाद का। तो ये उनके क्रम आप रखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 12वां स्थान गाजियाबाद का है, 15वां स्थान मेरठ का है, 16वां स्थान प्रयागराज का, 17वां, तो 20 तक, अंडर 20 तक तो कम से कम याद ही कर लीजिए कि जो अंदर 20 तक आते हैं इनका ये इतना याद रखिए बस। तो गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, इतना याद रखिए, ठीक है ना।
गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, ये है। अब देखिए मोढेरा जो है वो 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया, ठीक है ना। मोढेरा भारत का प्रथम गांव है जो कि 24x7 सौर ऊर्जा संचालित करेगा। और मोढेरा ये क्या, सूर्य मंदिर, सूर्य के नाम से है फेमस, ठीक है, और भारत का पहला है ये। चलिए आगे देखते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 का ये 7वां संस्करण था। पहली न्यूज़ तो यही इंपॉर्टेंट है कि 7वां संस्करण था। और शीर्ष 5 राज्यों में देखिए पहले स्थान पे हरियाणा है, पहले स्थान पे हरियाणा है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में, दूसरे पे तमिलनाडु। बस 2 याद रखिए, हरियाणा प्रथम स्थान पे पब्लिक अफेयर इंडेक्स में, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे तमिलनाडु। बस इतना ही याद रखिए और कुछ नहीं ज़रूरत है। और छोटे राज्यों में देख लीजिए, तो छोटे राज्यों में सिक्किम है पहले स्थान पे, छोटे राज्यों में सिक्किम है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश। बस इतना ही। अब देखिए अंतिम स्थान पे कौन है, तो अंतिम स्थान पे इसमें झारखंड है। कौन है अंतिम स्थान पे? झारखंड है, 18वां स्थान है, ठीक है ना। और इसमें देख लीजिए उत्तर प्रदेश का स्कोर अगर देखिए तो 12वां स्थान है उत्तर प्रदेश का, 12वां स्थान है। स्कोर देखिए तो 0.5201 है, ठीक है ना, स्कोर है इतना। नेक्स्ट है सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग, टेली मानस पहल की शुभारंभ किया जा रहा है, ठीक है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा ये किया जा रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ऐसा किया गया। बंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहंस के में किया गया। और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल थी, ठीक है ना। अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई है। मिशन स्किल ऑफ एक्सीलेंस, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है ये, विश्व बैंक के द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में इसका शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा त्रिमंदिर, गुजरात के अडालज स्थित। और उद्देश्य क्या है इसका? गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है पुल्लमपारा देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें केवल इतना ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ का है, तो ये केरल का है, पुल्लमपारा केरल का है, ठीक है ना। और देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है। अब देखिए डीजी जो है पुल्लमपारा योजना, डीजी पुल्लमपारा योजना क्या है? ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और इसमें क्या किया गया था, पुल्लमपारा ग्राम पंचायत के लोगों के लिए डिजिटल साक्षर बनाना इसका उद्देश्य था, ठीक है ना। इतना ही है। अब देखिए 16वां राष्ट्रपति चुनाव देख लीजिए, राष्ट्रपति चुनाव देखिए। अब सबसे पहले तो देखिए कि राष्ट्रपति चुनाव में जो है निर्वाचन अधिकारी कौन था, तो निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी थे। आपको याद होगा पीसी मोदी कौन है, ये राज्यसभा के महासचिव हैं। और मतदान 18 जुलाई 2022 को हुआ था, डेट याद रख सकें तो अच्छी बात है। और मतगणना की तिथि जो थी वो 21 जुलाई को, तो मतगणना मत याद रखिए लेकिन मतदान की तिथि 18 जुलाई याद रखिएगा। और 5 जून 2022 को अधिसूचना जारी हुई थी। द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण ली है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं, ठीक है। किसने दिलाया, तो एनवी रमन्ना ने जो है इनको शपथ दिलाया है। नेक्स्ट है परिणाम देख लीजिए। द्रौपदी मुर्मू जो है ना वो 15वीं राष्ट्रपति और व्यक्ति के रूप में, 15वीं राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में, और वैसे ही 16वां राष्ट्रपति चुनाव है जानते ही हैं आप, और व्यक्ति के रूप में 15वीं राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। प्रथम प्राप्त वैध मत प्रतिशत देखना चाहे तो आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू को 64.03% मत मिला है, और बाकी सब फालतू की न्यूज़ है, इसमें कोई मतलब नहीं है। विपक्ष में कौन थे तो जानते ही, यशवंत सिन्हा थे। अब चलिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ देख लीजिए। 20 जून 1958 को पैदा हुई, मयूरभंज जिला उड़ीसा में। जनजातीय समुदाय की राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं, सबसे युवा हैं, 64 वर्षीय राष्ट्रपति हैं ये, और देश में जो है देश की स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट है 18वां उप राष्ट्रपति चुनाव। इसमें देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव भी हो लिया इसी समय। उसमें क्या क्या हुआ देख लीजिए। 6 अगस्त 2022 को मतदान की तिथि घोषित की गई थी।
और परिणाम देखिए जगदीप धनखड़ जीते हैं, बने हैं। और ये 14वें, देखिए व्यक्ति के रूप में 14वें ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और क्या है इसमें, 788 कुल शामिल सदस्य थे इसमें, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। और वैध मतों की कुल संख्या, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, फालतू है। चलिए जगदीप धनखड़ के बारे में कुछ याद कर लीजिए। ये चुनाव के पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे ये, ठीक है ना। और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं ये राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन और राजस्थान टेनिस एसोसिएशन के। राजस्थान गांव किथाना झुंझुनू जिला राजस्थान के रहने वाले हैं ये। और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी ये रह चुके हैं 1990 में। नेक्स्ट देखिए पीएम श्री स्कूल योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है। तो पीएम श्री स्कूल योजना जो है ये पीएम श्री ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किए जाएंगे। पहली चीज़ तो देखिए, तो पीएम श्री स्कूल जो है वो ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किए जाएंगे। योजना का क्रियान्वयन देखिए ये 5 वर्षों के लिए है, 5 वर्षों के लिए है, मतलब 2022-23 से 2026-27 तक के लिए चलती रहेगी, ठीक है ना। और ये केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएम श्री स्कूल्स को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय जो है मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022। 10 मार्च 2022 को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, ये देखिए पहली चीज तो ये न्यूज पुरानी हो गई है, 10 मार्च 2022 की है, तो ऊपरी देख लीजिए इस न्यूज को। तो गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 10 मार्च 2022 में। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, कौन जीता ये सब जरूरी नहीं है। पंजाब में देखिए कुल सीटें याद रखिए बस, इसमें पंजाब में कुल सीटें 117 हैं, ठीक है ना, 117 सीटें पंजाब में हैं। और कौन बना मुख्यमंत्री वहाँ पे, तो भगवंत मान बने हैं। गोवा में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 40 हैं। वहाँ पे कौन बना है सीएम, तो प्रमोद सावंत बने हैं, ठीक, गोवा के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कुल सीटें कितनी हैं, 70 सीटें हैं विधानसभा में, और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है मणिपुर। देखिए मणिपुर में कुल सीटें की संख्या 60 है, 60 है मणिपुर में सीटों की संख्या, और वहाँ पे सीएम बने हैं एन वीरेन सिंह, ठीक, एन वीरेन सिंह। उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 403 है, और कौन बने हैं, बाबा बुलडोजर मतलब योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022, ये रिपोर्ट आई है। इसमें देखिए विश्व पर्यटन दिवस पर भारत के उपराष्ट्रपति ने इसको जारी किया है, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय के अधीन ये वार्षिक आधार पर ये जारी की जाती है, और ये 63वां संस्करण है, ठीक है। 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों हेतु 5 शीर्ष गंतव्य स्थान देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो 5 शीर्ष गंतव्य स्थान देखिए, तो गंतव्य में संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है, और दूसरे स्थान पे यूएसए मतलब अमेरिका है, तीसरे स्थान पे कतर है, और चौथे स्थान पे ओमान, 5वें पे यूके, ठीक है। तो गंतव्य में यूएई, यूएसए, कतर, ओमान और यूके है। और विदेशों के आगमन में देखें तो आगमन में आप देखिएगा तो यूएसए नंबर 1 पे है, फिर बांग्लादेश है, फिर यूके है, फिर कनाडा है, फिर नेपाल है, ठीक है। तो यूएसए से लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर बांग्लादेश से आते हैं, फिर यूके से आते हैं, कनाडा से, और फिर नेपाल से आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बुरहानपुर भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है, ठीक है ना। और बुरहानपुर कहाँ पे है ये, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल शुद्ध और जल की आपूर्ति करना इसका उद्देश्य है। तो ये इसमें इतना ही था। गोवा देखिए तो 8 अगस्त 2022 को ही पहला गोवा जो था हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य था, ठीक, गोवा। और पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात करिएगा तो दादर नागर हवेली है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नमस्ते योजना। नमस्ते योजना क्या है, ये केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, केंद्र सरकार द्वारा। तो पूरा नाम क्या है इसका, तो इसका पूरा नाम है
नेशनल एक्शन फॉर मर्चेंटाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है, मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही, ये इसका पूरा नाम है। उद्देश्य क्या है? किसी भी सफाई कर्मचारी, जो मैनुअल स्कंजिंग होती है ना, उसमें जो है किसी भी सफाई कर्मचारी के सीधे मल के संपर्क में नहीं आना, पहली चीज। और दूसरा कह रहा है भारत के स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों के द्वारा ही संपादित किए जाएं, ठीक। और चौथा कह रहा है कि सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक भी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो सफाई कर रहे हैं तो केवल मजबूरी में सफाई कर रहे हैं, नहीं, वो बाई चॉइस सफाई करें तो ठीक है, उनके पास अन्य विकल्प भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो चाहे तो इसको छोड़ भी सकें। अब देखिए योजना का वितरण देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त पहल है ये, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा है ये, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और 500 शहर, अमृत शहर भी इसमें शामिल है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है संस्कृत ग्राम। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है, एक एक संस्कृत ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, ये ब्लर है पूरा, चलिए इस पेज को हम लास्ट में कवर कर लेते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022, NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 में आप जानते ही हैं, ये पहली से तो ये कौन जारी करता है, तो इसको देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये जारी की जाती है, ठीक है ना। और ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग होती है। तो शीर्ष जो है, समग्र शीर्ष जो है 5 स्थान वाले देखिएगा तो IIT मद्रास जो कि चेन्नई में है, ये प्रथम स्थान पे है, ठीक। IISc या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ये दूसरे स्थान पे है, IIT मुंबई तीसरे पे है, IIT दिल्ली चौथे पे, IIT कानपुर 5वें पे है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022। इसमें देखिए केंद्रीय नागर विमान मंत्री द्वारा ये लागू की गई है। और राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत को वर्ष 2030 तक वायु खेलों के संबंध में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करना, ठीक है ना। और शामिल करना नहीं, करने के लिए खाका तैयार करना। चलिए फिलहाल अभी बहुत मेहनत की जरूरत है देश को। नेक्स्ट है कवरेज। NSAP 2022 में शामिल वायु खेल देख लीजिए, ये भी देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से खेलों को कवर किया गया है। तो रोटर क्राफ्ट है, एरोबॉटिक्स है, और एरो मॉडलिंग एंड मॉडल रॉकेटरी है, शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमान है, गुब्बारे हैं, ड्रोन है, ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग है, हैंड ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंड ग्लाइडिंग है, पैराशूटिंग है, पैराग्लाइडिंग और पैरामेट्रिंग है, पावर्ड विमानन है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम 3 स्थान। ये न्यूज़ जो थी ये इस वाली की थी, छूट गई थी। NIRF इंडिया रैंकिंग थी ना रिपोर्ट, उसकी ये देखिए विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम 3 स्थान कौन कौन से थे। शीर्ष संस्थानों में तो आपने IIT मद्रास देख लिया था। अब यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान पे IISc बेंगलुरु है, जो कि वहाँ पे दूसरे स्थान पे था। ये देखिए यहाँ पे ये दूसरे स्थान पे है, और यहाँ पे विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे अपना JNU है, और तीसरे स्थान पे जामिया मिलिया इस्लामिया है। चलिए नेक्स्ट है मिरांडा हाउस दिल्ली, कॉलेज श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष स्थान पे रहा। अनुसंधान संस्थान की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा, ठीक है। भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी डार्क स्काई रिजर्व जो है ये 3 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा की गई है। किसने की है? तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने की है। प्रस्तावित स्थल क्या है? मतलब कि ये जो डाई स्काई रिजर्व बनेगा, ये कहाँ बनेगा? तो हनले लद्दाख में बनेगा। तो फिर से सुन लीजिए, मेन यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी डाई स्काई रिजर्व हेनले लद्दाख में बनेगा। बाकी ये सब तो फालतू है। चलिए नेक्स्ट है भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा
देश की पहली निजी ट्रेन सेवा कहाँ चलाई गई है? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी मध्य प्रदेश के बीच शुरू की गई है। नेक्स्ट है 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। और देख लीजिए इसमें एक दो बिंदु। दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदान करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया है। नेक्स्ट है दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली हवाई अड्डा ये इंपॉर्टेंट है, केवल यही एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है। ठीक है, अब स्माइल योजना देख लीजिए। स्माइल योजना क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये इसका पूर्ण नाम हो गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको नई दिल्ली में शुरू किया गया और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये। और इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता करना इसका उद्देश्य है। दो उप योजनाएं भी हैं इसमें। कौन कौन सी? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्र क्षेत्र की योजना, और दूसरा भीख मांगने में संलग्न जो व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। उद्देश्य क्या है? तो समुदाय प्लस भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों का कल्याण। ठीक है, नेक्स्ट है गोवर्धन संयंत्र इंदौर। अब देखिए उसका उद्घाटन गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और किस इसमें तो ये पीपीपी मॉडल पे ये कार्य करेगा, ट्रिपल पी पे। और देखिए जैविक कचरे से बायो सीएनजी उत्पादित करने वाला एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है ये। ठीक है, और कहाँ लग रहा है? जो है ईंधन ये गोवर्धन जो है वो इंदौर में लग रहा है। परियोजना लागू करने हेतु एक विशेष प्रायोजक वाहन के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की जा रही है और इंदौर नगर निगम द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा। गोबर का पूर्ण नाम देखिए, पूर्ण नाम है गोबर। ठीक है ना, गोबर पूरा नाम है और इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। घोषणा इसकी 2018-19 के बजट में हुई थी और उद्देश्य क्या है? गोबर प्लस खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर ऊर्जा का उत्पादन करना। नेक्स्ट है, अब देखिए ब्लू ड्यूक जो है ना वो सिक्किम की पहली राज्य तितली बनी है। ब्लू ड्यूक, सिर्फ इतना ही याद रखिए आप कि ब्लू ड्यूक सिक्किम की जो है राज्य तितली बनी है, बस यही इंपॉर्टेंट है। राज्य तितलियां देख लीजिए, कर्नाटक की सह्याद्री बर्डविंग, केरल की मालाबार बर्डेड पिकॉक एंड बुड्ढा मयूरी, गोवा की देखिए मालाबार ट्री निम्फ, महाराष्ट्र की ब्लू मॉर्मॉन, उत्तराखंड की कॉमन पिकॉक और तमिलनाडु की तमिल योमेन और अरुणाचल प्रदेश की कैसर हिंद। ये राज्य तितलियां हैं इन राज्यों की। अभी फिलहाल न्यूज में ब्लू ड्यूक है और ये सिक्किम की है। ठीक है, इतना ही था। नवाचार, भारत नवाचार सूचकांक देख लीजिए। नवाचार रैंकिंग में 5 से बड़े राज्यों में कर्नाटक सबसे नंबर 1 पे है, तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, ये याद रखिएगा। और नवाचार जो है नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों में देखिए, मतलब पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखिएगा तो मणिपुर है पहले स्थान पे। और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों में देखिएगा तो इसमें जो है चंडीगढ़ है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है भारत की पहली सोलाइन वाटर लालटेन। तो भारत की पहली सोलाइन वाटर लालटेन ये कहाँ है? तो ये जो है इसका अनावरण देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अगस्त 2022 में किया गया था। नाम इसका है रोशनी। नाम क्या है? रोशनी। विशेषता क्या है? लालटेन में एलईडी लैंप को रोशन करने हेतु समुद्र के पानी का उपयोग। फिर से सुन लीजिए विशेषता, लालटेन में एलईडी लैंप को रोशन करने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग करना।
और भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन है ये, ठीक है ना, समुद्र के पानी से चलेगी। चलिए नेक्स्ट है अग्निपथ, एक नई रक्षा भर्ती योजना है, ठीक है ना। अग्निपथ के बारे में आप सब जानते ही होंगे। हर वर्ग के अखिल भारतीय आधार पर अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। और देखिए इसमें क्या है, कुछ सशस्त्र बलों में युवाओं के लिए इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे देखिए अभी जो आवेदन की जो एज होगी वो 17.5 से 21 वर्ष तक की है, ठीक है। और 2022 की भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिकतम आयु जो रखी गई है वो 23 वर्ष रखी गई है, ठीक है ना। और मेनली कितनी है, 17.5 से मतलब 17.5 से 21 वर्ष, इस बार 23 वर्ष रखी गई है। और देख लीजिए इसमें कुछ था, इसमें कितना छूट उठ है ये सब दिया नहीं है, तो ये सब फालतू की चीज़ें दी हैं इसमें। चलिए सेवा निधि देखिए, हालांकि इसमें सारी निचोड़ चीज़ें दे दी हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, छूट उठ नहीं पूछा जाएगा आपके इस एग्जाम में कितना छूट ये सब। अग्निवीरों को देखिए फिर भी दिया तो है इधर, अग्निवीरों को एक मुक्त सेवा निधि दी जाएगी। इसमें क्या, पैगेज का भुगतान 4 वर्षों की कार्यावधि के पूर्ण होने पर ही कर दिया जाएगा। अग्निवीर और केंद्र सरकार बराबर इसमें इस जो सेवा निधि होगी इसमें दोनों बराबर योगदान करेंगे अपना, ठीक है। और अग्निवीरों के लिए लाभ ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट था। सेवा निधि 11.71 लाख रुपए उसको आयकर मुक्त मिलेगी। और ये कार्यविधि क्या है, 68 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर उसको प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है 68 नहीं 48 लाख है, सॉरी ध्यान रखिएगा। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन, नेक्स्ट न्यूज है। भारत जो है ना विश्व का प्रथम देश जो नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला बना है, ध्यान रखिएगा। विश्व का प्रथम देश है भारत जो कि तरल रूप से नैनो यूरिया संयंत्र का बना रहा है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे, कल्लोल गुजरात में। और भारत विश्व में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, ठीक है। प्रभावी उपयोग देखिए, नैनो यूरिया तरल बराबर 1 बैग पारंपरिक यूरिया, ठीक। अब ये सार्वजनिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उपक्रम हैं, कौन कौन से हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये दोनों जो है मिल के जो है इफ्को के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु समझौता करेंगे और ये दोनों मिल के कार्य करेंगे। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन देख लीजिए, इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। कब हुआ है, तो 8 से 10 जनवरी के बीच में हुआ है। मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति जो है डॉक्टर मोहम्मद इरफान जो है इसके मुख्य अतिथि थे। तो इसी के साथ पूरा आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। और चलिए अब अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी और साइंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट पे ही डिपेंड करेगा कि अगली वीडियो कब आएगी या नहीं आएगी।